वो कहावत है ना कि देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। शुरुआत में करना चाहूंगा इसराइल के हैफा शहर में ताजा मिसाइल स्ट्राइक से। जी हां दोस्तों, करीब 20 सेकंड का वीडियो है और आप इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से आसमानों में सबसे पहले मिसाइल्स दिखाई देती हैं। आप देख रहे हैं आसमानों में मिसाइल्स दिखाई दे रही हैं और फिर कुछ देर बाद जमीन पर जोरदार धमाका होता है। देखिए वीडियो, जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से ईरानी मिसाइलों की जद में इसराइल का हर अहम शहर है। देखा जाए वीडियो। इसके अलावा दोस्तों, अब मैं दूसरे एंगल से दो और वीडियोस दिखा रहा हूं आपके पूरे स्क्रीन पर। दो वीडियोस ये दूसरे एंगल से हैफा के अलग अलग हिस्सों में जो ईरानी मिसाइलों का कहर दिखाई दे रहा है। इस तरह से इस वक्त ईरानी मिसाइल्स इसराइल के हैफा शहर को टारगेट कर रहे हैं। अब मैं आपको एक और धमाका दिखाना चाहता हूं दोस्तों। एक बार फिर इसराइल का हैफा शहर निशाने पर है ईरानी मिसाइल्स के। देखा जाए। انا ما امين. What the fuck? لا انا ما امين. انا ما امين. और न सिर्फ हाइफा दोस्तों, उत्तरी इसराइल के कई शहर इस वक्त ईरानी मिसाइल के कहर का सामना कर रहे हैं दोस्तों। अब मैं आपको उत्तरी इसराइल में एक कार पार्क का नजारा दिखाना चाहता हूं। इसमें आप कई कार्स को देखने वाले हैं और फिर उसी के बीच होता है एक जोरदार धमाका। देखा जाए। दोस्तों, इस वक्त जो मैं आपको एक मैप दिखा रहा हूं और इस मैप को अगर आप ध्यान से देखें, यहां जहां जहां आप लाल रंग के डॉट्स दिख रहे हैं, ये वो जगह है जहां ईरान ने इसराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बावजूद उस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भेदा, यानी आयरन डोम को भेदा और इसराइल के शहरों पर प्रहार किया। यह अपने आप में बतला रहा है कि किस तरह से ईरानी मिसाइल्स जो हैं वो सफल साबित हुई हैं। और सबसे बड़ी खबर जो कि चिंताजनक है इसराइल की निगाह से, इसराइल के पास जितने इंटरसेप्टर हैं, यानी कि जब एक मिसाइल आती है तो उसे टालने के लिए, उस हमले को टालने के लिए इंटरसेप्टर्स होते हैं। ईरान के पास मिसाइलों की तादाद कहीं ज्यादा है बनिस्बत इसराइल के इंटरसेप्टर्स के। और यह इसके लिए बहुत चिंताजनक बात है। और यह बात कोई और नहीं, वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है, अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है, जिसकी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। मगर मैं आपके सामने एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं और यह वीडियो है एल्काना सेटलमेंट, जो कि वेस्ट बैंक के मसाहा विलेज के पास बना हुआ है। और यहां पर भी आप देखिएगा 17 सेकंड का वीडियो, किस तरह से ईरान जो है वो इसराइली ठिकानों पर प्रहार कर रहा है। और यह है वेस्ट बैंक के पास मसाहा विलेज। जी हां, वो वेस्ट बैंक जहां पर इसराइली सेना ने फलस्तीनियों पर बेतहाशा अत्याचार किया था, उसी वेस्ट बैंक के पास एक ईरानी मिसाइल जो है एल्काना सेटलमेंट में आके गिरता है, जहां बड़ी तादाद में इजरायली सेटलर्स जो हैं वो रह रहे हैं। देखा जाए। और जैसा कि कुछ देर पहले मैंने आपको बताया दोस्तों, हर गुजरते दिन के साथ इसराइल के इंटरसेप्टर्स खत्म होते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, कई वेस्टर्न एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि युद्ध विराम की जल्द घोषणा की जानी चाहिए, क्योंकि ईरानी मिसाइल्स का जवाब इसराइल के पास नहीं है। उसका सो कॉल्ड आयरन डोम बुरी तरह से एक्सपोज हो गया है। और आपका ध्यान मैं खींचना चाहूंगा वॉल स्ट्रीट जर्नल की इस रिपोर्ट की तरफ। Israel is running low on defensive interceptors, official says। सरल शब्दों में
एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक इसराइल के पास अब अपने डिफेंसिव एरो इंटरसेप्टर्स की कमी होती जा रही है, जिससे चिंता बढ़ गई है कि अगर यह संघर्ष जल्द नहीं थमा तो वो ईरान की लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में कमजोर पड़ सकता है। अमेरिका को इस दिक्कत का पहले से अंदाजा था और इसीलिए वॉशिंगटन ने जमीन, समंदर और हवा तीनों जगहों से इसराइल की रक्षा को मजबूत करने की कोशिश की है। जून में जब से टकराव बढ़ा है, तब से पेंटागन ने इलाके में और मिसाइल डिफेंस सिस्टम भेजे हैं। अब यह चिंता अमेरिका को भी सता रही है, कहीं उसके पास भी इंटरसेप्टर्स की कमी ना हो जाए। और कीजिए मैं यहां क्या कह रहा हूं, मुद्दा सिर्फ यह नहीं है कि इसराइल के पास इंटरसेप्टर्स की कमी हो जाएगी, अब अमेरिका को यह चिंता सता रही है कि उसके पास भी जो इंटरसेप्टर्स हैं वो कम ना हो जाए। इसीलिए अमेरिका यह रास्ता तलाश रहा है कि क्या युद्ध विराम की घोषणा हो सकती है। कुछ और नहीं तो क्या अस्थायी युद्ध विराम की घोषणा हो सकती है, यानी कि कुछ अवधि के लिए शांति हो और इसराइल दोबारा कार्रवाई शुरू कर दे। और मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के इस पहलू की तरफ, आपके स्क्रीन पर। ईरान के पास इतने ज्यादा मिसाइल हैं जितने इसराइल और अमेरिका के पास इंटरसेप्टर्स भी नहीं हैं। विश्लेषकों का कहना है कि जो भी हो, अधिकारियों को जल्द से जल्द यह जंग खत्म करने के लिए कुछ करना होगा, क्योंकि अमेरिका और इसराइल के पास लगातार मिसाइलें रोकते रहने की ताकत लंबे समय तक नहीं है। और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों। अभी कुछ ही दिनों पहले आपने देखा था कि किस तरह से इजरायली हैकर्स ने ईरान की अर्थव्यवस्था पर निशाना साधा था। अब मैं आपको बताना चाहता हूं ईरान क्या कर रहा है। द क्रेडल की इस रिपोर्ट के मुताबिक, जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ईरान इसराइल के कई सिक्योरिटी कैमरास को हैक कर रहा है। वो उसके सीसीटीवी कैमरास को क्यों हैक कर रहा है? ताकि वो इसराइली जगहों पर और सलीके से और फोकस्ड अंदाज में हमला कर सके। सही सुना आपने दोस्तों। इस वक्त ये जो जंग का तरीका है, ये वॉरफेयर क्या रुख ले रही है, इसका अंदाजा किसी को नहीं है। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि ईरान इस युद्ध को यहां तक ला पाएगा। द क्रेडल की रिपोर्ट पर गौर कीजिए। ईरान हैकिंग सिक्योरिटी कैमरास अक्रॉस इजराइल टू इंप्रूव मिसाइल एक्यूरेसी। सरल शब्दों में, सिक्योरिटी कैमरास को हैक किया जा रहा है ताकि मिसाइल अपने निशाने पर लग सके। और इसे प्रमाणित करने के लिए मैं आपके सामने एक वीडियो पेश करना चाहता हूं। यह वीडियो है गैव-वैम टेक्नोलॉजी पार्क में ईरानी हमले का। और यह गैव-वैम टेक्नोलॉजी पार्क है बारशीबा में। बारशीबा वही जगह है दोस्तों जहां पर ईरानी मिसाइल से एक अस्पताल पर हमला किया गया था। सोरोका अस्पताल, यहीं पर ईरान ने हमला किया था। अब इस टेक्नोलॉजी पार्क में इसीलिए हमला संभव हो पाया है क्योंकि यहां के सिक्योरिटी कैमरास को ईरान ने हैक कर लिया था। यह वीडियो देखिए दोस्तों और फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। अब दोनों देशों में साइबर वॉर क्या रुख अख्तियार कर रहा है, इसके लिए मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा द क्रेडल की इस रिपोर्ट पर, आपकी स्क्रीन पर। ईरान इसराइल के अंदर खुफिया जानकारी जुटाने और अपने मिसाइल हमलों को ज्यादा सटीक बनाने के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी कैमरास को हैक कर रहा है। 20 जून को ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में इस्राएली साइबर सुरक्षा एक्सपर्ट्स ने इस बात की पुष्टि की कि ईरान साइबर जासूसी का इस्तेमाल कर रहा है। इसराइल के साइबर डिपार्टमेंट के पूर्व डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल राफेल फ्रैंको ने कहा, हमें पता चला है कि पिछले 2-3 दिनों में ईरानी कैमरों से जुड़ने की कोशिश कर रहे थे ताकि समझ सकें कि मिसाइलें कहां गिरी और आगे उन्हें और सटीक बनाया जा सके। INCD यानी इजराइल नेशनल साइबर डायरेक्टरेट के एक प्रवक्ता ने कहा, हमने पूरी जंग के दौरान ऐसे साइबर अटैक की कोशिशें देखी हैं और अब वो फिर से शुरू हो गई हैं। INCD के ही एक और अधिकारी गैबी पोर्टनॉय ने बताया कि अक्टूबर 2023 में हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड से पहले भी सिक्योरिटी कैमरास को हैक किया था। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे साइबर ऑपरेशन सालों से चले आ रहे हैं और रूस ने भी यूक्रेन जंग में यही तरीका अपनाया था। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड।
और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। और जैसे मैंने बताया, सिर्फ ईरान ही इस्राएली कैमरेज को हैक नहीं कर रहा है, इस्राएली साइबर वॉरियर्स भी ईरान की अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने के लिए वहां पर व्यापक कार्रवाई कर रहे हैं। और वो कार्रवाई क्या है, इस पर गौर किया जाए। इस हफ्ते की शुरुआत में इस्राएल के एक पूर्व साइबर अधिकारी ने रेडियो पर लोगों से कहा था कि सभी घरों के कैमरे बंद कर दें और उनके पासवर्ड बदल लें। आजकल साइबर वॉरफेयर दुनिया के कई लड़ाइयों में अहम हथियार बन चुका है और इसमें इस्राएल काफी एक्टिव है। वो अपने कुख्यात स्पाईवेयर और हैकर्स के लिए जाना जाता है। इस्राएल से जुड़े एक हैकर ग्रुप प्रेडेटरी स्पैरो ने हाल ही में दावा किया था कि उसने ईरान के एक बड़े बैंक और क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को हैक किया, जिसमें लगभग $90 मिलियन की बिटकॉइन और दूसरी डिजिटल करेंसी गायब हो गई थी। सबसे बड़ी बात, ईरान जिस तरह से इस्राएली शहरों पर हमला कर रहा है, इसका खमियाजा वहां के आम लोग भुगत रहे हैं। अब हाइफा के मेयर ने शांति की गुहार की है। जी हां, सुनने में बहुत अजीब लगता है दोस्तों। जिस इस्राएल ने ईरान पर जंग थोपी, अब वहां के एक मेयर शांति के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। सही सुना आपने दोस्तों। और इसके लिए आपको गौर करना पड़ेगा कि वहां के मेयर, हाइफा के मेयर दरअसल कह क्या रहे हैं। गौर किया जाए दोस्तों। इस खेल का असली नाम है शांति। जी हां, सुना आपने, इस खेल का असली नाम है शांति। ये वहां के एक मेयर कह रहे हैं। गौर किया जाए, इस खेल का असली नाम है शांति। उत्तरी इस्राएली शहर हाइफा के मेयर योना याहाव ने शुक्रवार को CNN से बातचीत में कहा, उन्होंने यह भी जताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में शामिल होने के फैसले के लिए रखा गया 2 हफ्ते का डेडलाइन बहुत लंबा है। CNN के निक रॉबर्टसन से बात करते हुए याहाव ने बताया कि ईरान के ताजा मिसाइल हमले में हाइफा में कोई नहीं मरा है। इस्राएल इमरजेंसी सर्विस के मुताबिक कुल 21 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें से 3 की हालत गंभीर है। याहाव ने कहा, मुझे जंगें पसंद नहीं है, और बताया कि वो खुद अब तक 10 जंगें देख चुके हैं। उन्होंने दोहराया, असल मकसद शांति है। सुनकर भी अजीब लगता है ना कि एक इस्राएली नेता यह कह रहा है कि असल मकसद शांति है। वो इस्राएल जिसने गजा के अंदर, वेस्ट बैंक के अंदर, लेबनान में और अब ईरान में जंग बरपाई, उसे जब ईरान से जवाब मिल रहा है, तब वहां का एक मेयर शांति के लिए गिड़गिड़ा रहा है। आगे उन्होंने बताया कि उनका शहर, जहां यहूदी और अरब दोनों समुदाय के लोग रहते हैं, बीते 100 साल से ज्यादा शांतिपूर्ण रहा है। जब उनसे पूछा गया कि जेनेवा में ईरान और यूरोपीय देशों के बीच जो बातचीत हो रही है, उस पर उनकी क्या राय है, तो उन्होंने उम्मीद जताई कि इसका नतीजा एक शांति समझौता ही होगा। ट्रंप के 2 हफ्ते वाले डेडलाइन पर उन्होंने कहा, यह बहुत ज्यादा है क्योंकि जंग के माहौल में रहना लोगों के लिए बेहद मुश्किल है। उन्होंने कहा, मुझे ट्रंप से कोई पक्की बात नहीं मिल रही है और यही मुझे परेशान कर रहा है। मुझे स्थिरता पसंद है और मुझे लगता है कि ट्रंप को मुझे यह स्थिरता देनी चाहिए। अब आपने गौर किया यहां पर वो क्या कह रहे हैं। एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि यूरोप के नेता और ईरान के बीच जो बातचीत चल रही है, उम्मीद है उसका कोई हल निकले। दूसरी तरफ अमेरिका ने जो ये कहा है ना कि मैं 2 हफ्ते के अंदर ये फैसला लेने वाला हूं कि मुझे इस जंग में शामिल होना चाहिए या नहीं, इसके बारे में उनके मेयर कहते हैं कि यह समय बहुत लंबा है। यानी कि अगर अमेरिका इस वक्त जंग में शामिल हो जाए, तब इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि एक बार अमेरिका इस जंग में शामिल हो जाता है, तब बाजी पूरी तरह से इस्राएल के पक्ष में हो सकती है। मैं कह रहा हूं हो सकती है क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले मैंने आपको वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट दिखाई, जिसमें साफ साफ लिखा गया था कि जितनी मिसाइलें ईरान के पास हैं, उससे बहुत कम इंटरसेप्टर्स अमेरिका और इजराइल के पास हैं। यानी कि कहीं ना कहीं इस मेयर के भाव में भी एक किस्म का दोहरा मापदंड है। वो शांति की बात तो कर रहे हैं, मगर दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि अमेरिका को इस जंग में शामिल होना चाहिए, और यही इस्राएल का दोहरा मापदंड है। आप समझ रहे हैं ना दोस्तों मैं क्या कह रहा हूं। बहरहाल मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि बातचीत की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और पुरजोर कोशिश की जा रही है
और इस बीच ईरानी विदेश मंत्री अरागची का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि देखिए, हमने कूटनीति का रास्ता कभी नहीं त्यागा। जब इस्राएल ने हमला किया उस वक्त कूटनीति ही चल रही थी, यानी कि बातचीत ही चल रही थी। बावजूद इसके इस्राएल ने हमला किया। आखिर क्यों? यह सवाल पूछ रहे हैं ईरानी विदेश मंत्री अरागची। सुना जाए। کردیم به لحاظ حقوق بین‌الملل، به لحاظ قوانین بین‌الملل، به لحاظ وجدان به هر حال بشری واقعا دست بالاتر رو داریم. حتی با غربی ها که من صحبت میکنم وقتی استدلال ما رو میشنون هیچ حرفی برای گفتن ندارند و اینکه خب ما در حال مذاکره بودیم، در حال اجرای دیپلماسی بودیم. बहरहाल बातचीत को लेकर बात कहां बढ़ रही है आपकी स्क्रीन पर। शुक्रवार को जेनेवा में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची की मुलाकात फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के नेताओं के साथ हो रही है, जिसमें यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख भी शामिल। इस बैठक से पहले ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लामी ने कहा, अब एक मौका बना है जिससे मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव को खत्म किया जा सकता है। उनका इशारा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस ऐलान की तरफ था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो ईरान पर हमला करने से पहले 2 हफ्ते का वक्त कूटनीति को देंगे। ये इस संघर्ष की शुरुआत के बाद ईरान और पश्चिमी नेताओं के बीच पहली बार आमने सामने की बातचीत है, लेकिन फिलहाल किसी बड़ी सफलता की उम्मीद बहुत कम लग रही है। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं मुझे क्या लगता है क्या हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस्राएल चाहता है कि कुछ देर के लिए युद्ध विराम हो ताकि वो रिकूप कर सके, यानी कि एक बार फिर तैयारी कर सके, और 15-20 दिन के युद्ध विराम के बाद या 1 महीने के युद्ध विराम के बाद वो दोबारा हमला कर देगा, ये कहते हुए कि ईरान परमाणु बॉम्ब बना रहा है। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि इस वक्त इस्राएल को जबरदस्त नुकसान हो रहा है। आपकी स्क्रीन पर इस खबर पर गौर कीजिएगा। ईरान मिसाइल स्ट्राइक हिट्स वीजमैन इंस्टीट्यूट, इजराइल्स क्राउन जूल ऑफ साइंस। वीजमैन इंस्टीट्यूट दरअसल इस्राएल का एक वैज्ञानिक संस्थान है जहां पर उसके जबरदस्त वैज्ञानिक शोध होते हैं। ईरान का एक मिसाइल स्ट्राइक और पूरा वीजमैन इंस्टीट्यूट बर्बाद हो गया है। सरल शब्दों में कई सालों की जो रिसर्च है, कई सालों का शोध, वो बर्बाद हो गया है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं दोस्तों, ईरान जो हमला कर रहा है ना, वो बहुत सोच समझ कर रहा है। उसके हमलों में आम इस्राएली नहीं मारा जा रहा है, यानी कि अब तक करीब 30 लोग मारे गए हैं, मगर उसके अधिकतर हमले उसके स्टॉक बाजार पर हैं, उसके वैज्ञानिक संस्थानों पर हैं, जिसका इस्राएल को जबरदस्त नुकसान हो रहा है। और मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा इस खबर की तरफ जो क्या कह रही है। हालांकि रविवार सुबह के वीजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पर हुए हमले में कोई मारा नहीं गया है, लेकिन इसने कैंपस के कई लैब्स को बुरी तरह तबाह कर दिया है। सालों की वैज्ञानिक रिसर्च एक झटके में खत्म हो गई है और इस्राएली साइंटिस्ट के लिए यह एक डराने वाला संदेश है कि अब वे और उनका ज्ञान ईरान के साथ बढ़ते इस संघर्ष में सीधे निशाने पर है। मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी और मॉलिक्यूलर न्यूरोसाइंस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर ऑरेन शुल्डनर, जिनकी लैब इस हमले में बुरी तरह तबाह हो गई, उन्होंने कहा, ईरान के लिए यह एक नैतिक जीत है। उन्होंने इस्राएल की साइंस की शान पर चोट की है। गौर कीजिएगा, ईरान के लिए एक नैतिक जीत है और उन्होंने इस्राएल के साइंटिफिक रिसर्च पर प्रहार किया है। समानांतर तौर पर दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईरान में भी हालात खराब हैं, क्योंकि इस वक्त तेहरान की स्काईलाइंस पर एक तरह से कहा जा सकता है कि इस्राएल जहां चाहे हमला कर रहा है और वहां पर पिछले करीब 60 घंटों से इंटरनेट ब्लैकआउट चल रहा है। और इस बारे में क्या खबर है इंटरनेट ब्लैकआउट को लेकर, इस पर गौर किया जाए। ईरान की इंटरनेट बंदी को अब 48 घंटे हो गए हैं। CNN के रिपोर्टर सॉफ वॉन्स के मुताबिक इस्राएल के साथ चल रहे टकराव के बीच ईरान में लोगों की ऑनलाइन पहुंच अभी भी बेहद सीमित है और इंटरनेट बंदी को 48 घंटे हो चुके हैं। नेट ब्लॉक्स, जो इंटरनेट निगरानी रखने वाला एक एनजीओ है, उसके डेटा के मुताबिक बुधवार दोपहर को इंटरनेट कनेक्टिविटी सिर्फ 3% पर पहुंच गई है और तब से अब तक बहुत कम बनी हुई है। इंटरनेट ब्लैकआउट उस दिन के बाद शुरू हुआ जब ईरान के बैंक सेपाह पर एक साइबर अटैक हुआ, जिसकी जिम्मेदारी एक इस्राएल समर्थित हैकर ग्रुप ने ली। इस अटैक के बाद कई एटीएम मशीन्स काम करना बंद हो गईं। पिछले हफ्ते जब से इस्राएली हमले शुरू हुए हैं,
तब से ईरान में आंशिक इंटरनेट बंदी चल रही है। जैसे जैसे लोग तेहरान जैसे बड़े शहरों को छोड़ रहे हैं और बिजनेस बंद हो रहे हैं, इंटरनेट यूजर्स की संख्या और भी घट गई है। तो इस इंटरनेट बंदी की जो सबसे बड़ी वजह है वो है इजरायली हैकर्स। वो इजरायली हैकर्स जिसने बिटकॉइन पर प्रहार करते हुए वहां पर 90 मिलियन यूएस डॉलर्स की सफाई कर दी थी, बर्बादी कर दी थी। और उसी के चलते ईरान में इस वक्त सिर्फ 3% इंटरनेट कनेक्टिविटी है। दोस्तों, मैं आपको इस मंच से जो बातें बता रहा हूं ना, वो सिर्फ जंग से जुड़ी बातें नहीं है। उसके पीछे क्या हो रहा है, उसकी सोच क्या है, और समानांतर तौर पर जिस तरह का साइबर वॉरफेयर चल रहा है, मैं आपके सामने अपने कार्यक्रमों के जरिए तमाम जानकारियां पेश कर रहा हूं। और ऐसी जानकारी आपको इंटरनेशनली भी नहीं मिल रही है, क्योंकि इन कार्यक्रमों के लिए मैं बेतहाशा मेहनत करता हूं, रिसर्च करता हूं अलग अलग एजेंसीज से। और मेरी कोशिश रहती है, क्योंकि देखिए गलती किसी से भी हो सकती है, मेरी कोशिश रहती है कि जो भी जानकारी मैं आप तक पहुंचाऊं पूरी तरह से फैक्चुअल हो, तथ्यात्मक हो, और आगे भी ऐसा होता रहेगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।